मैं ग्रुप कैप्टन तरुण कुमार सिंघा, विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, सेवानिवृत्त, जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग का सेक्रेटरी पिछले 2 साल से नियुक्त हूँ। आज जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग देश के सबसे पुराने सैनिक बोर्ड में एक है और 16 नवंबर 2024 में पूरे 80 साल इसके पूरे होते हैं। सैनिक बोर्ड का इतना पुराना सफ़र जो दार्जिलिंग में है, शायद ही देश में कोई और सैनिक बोर्ड कंपेयर कर सकता है। चूँकि ये इतना बड़ा एक पड़ाव है हमारे ज़िंदगी में, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और ख़ास तौर से दार्जिलिंग में, जहाँ पर 16,000 से भी ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन यहाँ पर हैं और उनके परिवारजन, विडोज़, वीर नारीज़, ये सब मिलाकर करीब 40,000 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन जो दार्जिलिंग में हैं, उन्होंने एक मीटिंग में जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, सब ने कहा कि सर 80 साल होने को है, आज तक ज़िला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग की ओर से या हम लोगों ने कभी ऐसे कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लिया। गोल्डन जुबली चला गया, डायमंड जुबली चला गया, प्लैटिनम जुबली चला गया। तो मैंने सोचा कि 80 साल भी एक माइलस्टोन है, क्यों ना हम इस पड़ाव को सेलिब्रेट करें। और सबकी सहमति हुई और सबका प्रोत्साहन मिला। तो मैंने उन सब से पूछा कि आप क्या चाहेंगे। तो एक तो है कि आप जानते हैं कि फ़ौजी भाई लोग सब ज़िंदगी भर वाइल इन सर्विस फिट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनको इतना मौका नहीं मिला है। जो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे शायद वो लोकल लीग्स और चैम्पियनशिप में खेलते रहे होंगे, लेकिन बहुतों को ये अवसर नहीं मिला। तो वो चाहते थे कि एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रस्ताव को मैंने भी स्वीकार किया और मैंने हमारे जीटीए के जो सैनिक बोर्ड है, सेक्रेटरी साहब, उनसे मैंने बात किया कि ये मांग है, ये सबकी चाहत है, और एक प्रपोज़ल रखा कि हम हमारे जितने भी एसोसिएशंस हैं उनके कुछ टीम बनाकर उनके आपस में एक 4 दिन का टूर्नामेंट रखेंगे। हमें सहयोग देने का एक ख़ास नाम मैं बताना चाहूँगा, कर्नल अमित आशरी, जो स्टाफ ऑफिसर वेटरन्स हैं, जो हम तो करते ही हैं कि दूर दराज में आउटरीच प्रोग्राम करने का कोशिश करते हैं। ये वेटरन सेवा केंद्र आने के बाद से आर्मी भी रिमोट एरियाज़ में जाके एक्स सर्विसमैन को हेल्प करते हैं, उनकी ज़रूरतों को देखते हैं, और पेंशन को जिनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे सामने लेके आते हैं या सीडीए के साथ लेते हैं। तो मिलजुल के काम करने से क्या हो रहा है कि आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन वेटरन्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिला सैनिक बोर्ड का तरफ से वेटरन्स और उनका परिवार के लिए वेलफेयर का किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहला काम होता है कि हम ये देखते हैं कि सुनिश्चित करते हैं कि वेटरन्स को पेंशन सही तरीके से मिल रहा है। वेटरन के जिंदा रहते हैं हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनके परिवारजन, यानी कि उनके पत्नी, वाइफ और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्पेशली डॉटर्स, जिनका ये भी प्रावधान है कि फादर मर गए, मदर मर गए, और अनमैरिड डॉटर है या विडोड डॉटर है या डिवोर्स डॉटर है और पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कोई कमाई नहीं करते, चलना तो है ज़िंदगी। तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन हम कोशिश करते हैं कि सही हो, ताकि पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उस बच्ची को, उस बेटी को पेंशन मिलता रहे। तो प्राइमरीली तो हम पेंशन का ही रोल देखते हैं। इसके बाद उनके कई ऐसे भी केसेस आए हैं, जैसे और जगह में भी इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं कि सर्विंग सोल्जर, वो सर्व कर रहा है बॉर्डर में, उसके परिवारजनों को लोग हैरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करते हैं कि एक सर्विंग सोल्जर वो तो आ नहीं पाएगा, चाहे वो लीगल
मैटर हो या कोई उनके फैमिली को हरास कर रहे हो तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं और कि उस पर एक्शन लिया जाए, ताकि सोल्जर जो है जिस काम के लिए वो देश की सेवा में लगा रहे। कई सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि हर कोई रिटायर्ड जो फौज में सर्व करता है सभी को पेंशन मिलता है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, 15 साल सर्विस होना होता है। कई लोग उससे पहले ही निकल आते हैं कई वजहों से, तो उनको पेंशन नहीं मिलता है। तो 65 इयर्स होने के बाद उनको पेन्यूरी ग्रांट मिलता है महीने में 4,000 रुपये। तो ऐसे में मेरे टेन्योर में मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग एक सर्विसमैन जो पेन्यूरी ग्रांट में रहते थे उनको कैंसर हो गया और ट्रीटमेंट के लिए वेल्लोर में गए और पैसे की कमी हो गई। तो ऐसे में उन्होंने गुहार लगाई कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, शायद मैं बचूंगा नहीं। हमने कहा हम आपका हाथ थामने को तैयार हैं। तो हमारे पास ऐसे केसेस के लिए ग्रांट रहते हैं। हमने राज्य सैनिक बोर्ड के साथ मैटर टेकअप किया और डिस्ट्रिक्ट चैरिटेबल रिलीफ फंड से 1 लाख का सैंक्शन भी दिया। और आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बताशिया वार मेमोरियल भी है, जो एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पर उससे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर हम हमारे जो वीर योद्धाओं की स्मृति में हम उनको सम्मान हर साल करते हैं, हर दिन करते हैं। बट ख़ास तौर से विजय दिवस जो लिबोंग के मिलिट्री ग्राउंड में हम शुरू करेंगे, जिसमें नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट होगा और 16 तारीख को फाइनल्स रखेंगे। मैं चाहता था कि ESM एसोसिएशंस को भी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, क्योंकि वो अक्सर सोशल सर्विस करते रहते हैं, उनके पास फाइनेंस की कभी कमी रहती है। वैसे तो हम उनके AGM में ज़िला सैनिक बोर्ड के ज़रिए से हम उनको हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन आप मानेंगे कि जितना भी करेंगे वो शायद कम ही है। हम तो चाहेंगे कि और भी बहुत कुछ करें। तो इस टूर्नामेंट में हमने कुछ प्राइज़ मनी भी रखा है, जिसमें विनर्स को 50,000 रुपये का कैश प्राइज़ मिलेगा और रनर्स अप को 30,000 रुपये का कैश प्राइज़ मिलेगा। इससे उम्मीद करता हूं कि न केवल उनका हौसला बढ़ेगा, खुशी होगी और शायद वो अपने एसोसिएशन के किसी भी वेलफेयर एक्टिविटी में जोड़ सकेंगे। हमने चीफ गेस्ट फाइनल्स के लिए मेजर जनरल तरुण अग्रवाल जो GOC 111 सब एरिया से आएंगे, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया है और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि उनकी तरफ से जो बन सकेगा वो भी योगदान देंगे। तो हम आने वाले 4-5 दिनों में, मौसम भी अच्छा है, खेलने लायक भी है और सबका जो हौसला है बिल्कुल हाई स्पिरिट्स में है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा और सब एक सर्विसमैन मिलजुल कर एकता का एक प्रतीक दोबारा सभी को दिखाएंगे। कितना टीम भाग लेंगे? इसमें 8 टीम भाग लेंगे और उनको हमने 2 पूल में रखा है, पूल A और पूल B। और टीम्स जो है, क्योंकि हर एसोसिएशन में इतने मेंबर्स भी नहीं हैं और शायद खेलने योग्य इतने फिट मेंबर्स भी नहीं होंगे, तो क्योंकि सारे तो वेटरन्स हैं, तो हमने 3-3 एसोसिएशंस का एक टीम बनाकर ताकि वो खेल सकें। और मैं आपको बता दूं कि 40 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक एक्स सर्विसमैन इसमें खेल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई ऐसा चोट लगे। और ये कोई ऐसा कंपटीशन उस स्तर का नहीं है कि बहुत ही रफ खेलकूद हो। हम चाहते हैं कि सारे एक्स सर्विसमैन एक पुराने कॉमरेड्स के साथ, दोस्तों के साथ खेल के भावना, एक गुड स्पिरिट के साथ वो खेलें, थोड़ा कैश प्राइज भी लेके जाएं। तो ये है फुटबॉल टूर्नामेंट का थोड़ा सा मैंने जो आपको ब्रीफिंग किया। उस दिन कुछ दूसरा कार्यक्रम भी आपने रखा है? हाँ, हमने देखिए अभी ये नवंबर का महीना है और जितने भी पेंशनर्स हैं, नवंबर में सबको लाइफ सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि जिंदा हैं, जीवित हैं। इसके अलावा हमारे पेंशन जो मेजॉरिटी ऑफ द पेंशनर्स अब
स्पर्श बोल के एक सिस्टम है, उसके ज़रिए से उनको पेंशन मिलता है। लेकिन जो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा जिसे कहते हैं, हर कोई ये सब उससे पूरी तरह से फेमिलियर नहीं है। तो उनको हेल्प करने के लिए और उनके लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए आर्मी के हेल्प से और बैंक्स के हेल्प से काफ़ी सारे स्टॉल्स होंगे जिनमें बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और स्पर्श सीडीए के जहाँ से पेंशन आता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। तो इस खेल कूद के माहौल में हमारे एक्स सर्विसमैन भी आएंगे और अपना लाइफ सर्टिफिकेशन भी करा सकेंगे, और स्पर्श का भी जिनका कुछ अटका हुआ है ये भी रहेगा। इसके अलावा जो ECHS का भी स्टॉल रहेगा, क्योंकि दार्जिलिंग आना लोगों को बाहर से हमेशा प्लान करना पड़ता है, लेकिन एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आएंगे और वहाँ पर सब सुविधाएं होंगी। तो उम्मीद है कि इससे सबको फ़ायदा होगा। ये हमारा इस फुटबॉल टूर्नामेंट का प्लान है। और हमने एक और प्लान किया था कि हम एक दिन का या 2 दिन का एक मेला रखेंगे फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, एक्स सर्विसमैन। अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हम इस वक्त प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि ये एनिवर्सरी साल रहेगा, पूरा साल है हमारे सामने। हमने कई सारे और इवेंट्स प्लान करने का सोचा है, तो उम्मीद करता हूं कि इस साल में हम और भी बहुत कुछ कर सकेंगे। और चूँकि आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 123 माउंटेन ब्रिगेड जो जला पहाड़ में है, वेटरन्स सेवा केंद्र है, जो कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत ही एक्टिव सेवा वेटरन्स के लिए काम करती है। कमांडर BS उप्पल साहब नए आए हैं और उन्होंने पहले ही मीटिंग में मुझे ये बताया है कि वेटरन्स का वेलफेयर देखभाल करना मेरा धर्म है, और अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग द एनिमी ये मेरा बिल्कुल पैरेलली चलता रहेगा। और उनके इस सपोर्ट की वजह से आज हम ये टूर्नामेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकर ज़िला सैनिक बोर्ड में मुझसे पहले 14 सेक्रेटरीज रह चुके हैं, मैं 15वां हूँ। और 2023 के फरवरी महीने के 27 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय मैंने ये देखा कि ज़िला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग सबसे पुराना तो है ही, इसके और भी शाखाएं हैं। करशियोंग में है, सिलीगुड़ी में है, और कालिम्पोंग में भी था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कालिम्पोंग जब से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जब तक कोई नया सेक्रेटरी नहीं आए थे तो हम ही उसको संभाल रहे थे। तो इस तरह 3 और शाखाएं हम चला रहे थे। इसी जुलाई महीने में कालिम्पोंग एक फुल फ्लेजेड ज़िला सैनिक बोर्ड हो गया है, और वहाँ पे एक नए ऑफिसर कमांडर गुरुंग साहब भी आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट ये था कि मैंने देखा कि आते ही एक तो G20 डेलीगेशन का विज़िट था हमारे बताशिया में। देश के लिए बहुत गौरव की बात थी, और दार्जिलिंग के लिए और भी, कि हमारे यहाँ पर भी डेलीगेशन आए और बताशिया वॉर मेमोरियल में उनको लाया गया। तो हमने काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट्स की, क्योंकि वो एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बताशिया को लेकर दार्जिलिंग और बताशिया एक साथ लोग नाम लेते हैं। तो हमेशा से हमारा ये प्रयास रहा है और रहेगा कि हम बताशिया वॉर मेमोरियल को इम्प्रूव करते रहें, ताकि दार्जिलिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना रहे। उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक मॉन्यूमेंटल राष्ट्र ध्वज वहाँ पे इरेक्ट होने वाला है, जो मैंने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट एक डेस्टिनेशन है और इतना एक भव्य स्मारक है, तो हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहिए जो बहुत दूर दूर से दिखे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि उसका सैंक्शन हो चुका है, सामान चल चुका है। हमने टेंडर लेके अभी काम शुरू करने का अभी कुछ दिनों में शुरुआत हो जाएगी, और जल्द ही जल्द दार्जिलिंग में 72 से 80 फुट ऊंचा भारतीय तिरंगा लहराएगा हमारे बताशिया में।
इसके अलावा मेरा ये प्रयास था कि ज़िला सैनिक बोर्ड का हेडक्वार्टर और मेरे बागडोगरा में हमारे पास एक सैनिक वेलफेयर सेंटर, सैनिक भवन है, तो ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी दिनों से नेग्लेक्टेड थे, इनमें कोई रिपेयर नहीं हो। यही हमारा अस्तित्व है, यही सब आते हैं और यही हमारा प्राइड है। तो मेरा एक प्राथमिक काम ये था कि मैं इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का रेनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट करूं। और आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपको हम दिखाएंगे कि आज ज़िला सैनिक बोर्ड हेडक्वार्टर दार्जिलिंग मैं गर्व से कह सकता हूँ, जबकि काम चल रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी आपको ये देखकर पता लग ही जाएगा कि शायद इससे बेहतर ज़िला सैनिक बोर्ड का सुविधा बहुत कम ही हो देश में। तीसरा, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक वॉर म्यूज़ियम, गोरखा वॉर म्यूज़ियम ट्रस्ट बोल के एक स्ट्रक्चर है घूम के पास में। वो पिछले 8-10 साल से ताला लगा हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है यहाँ पे एक वॉर म्यूज़ियम है, लेकिन है नहीं, आप सब जानते हैं। तो और हाल ही में मैं उस कॉम्प्लेक्स में भी गया हूँ और ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स के साथ, आर्मी के जनरल्स के साथ, तो हमने देखा कि वो जो स्ट्रक्चर है इतने साल नेगलेक्ट की वजह से अभी म्यूज़ियम के लायक तो रहा नहीं। तो मेरा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मेमोरियल है, तो वॉर म्यूज़ियम भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो इतिहास है सैनिकों का, ये बहुत ही पुराना है और इसको आम जनता के सामने रखना और टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं उनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समाज से ही जो आते हैं, समाज का भी दिखाना है और हमारे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में भी दिखाना है, प्लस मिलिट्री ट्रेडिशंस जो भी हैं। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मंत्री जी से भी मिला था और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि क्या आपका सहयोग मिल सकेगा कि हम यहाँ पे एक वॉर म्यूज़ियम बनाना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के सहायता से हमने एक लैंड भी आइडेंटिफाई किया है, जो कि चित्रे बाज़ार से जब ऊपर टिबेटन सेंटर में जब जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि वहाँ से आपको हिमालय हमेशा नज़र आएगा, सामने चाय बागान है। अगर वहाँ पर हम म्यूज़ियम बना सकें तो एक आकर्षण भी रहेगा, प्लस इंफॉर्मेशन भी बहुत लोगों को मिलता रहेगा और इससे हम हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दे सकेंगे। तो ये फ़िलहाल ये प्रपोज़ल अप्रूव होके आता है, तो आने वाले सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि दार्जिलिंग में एक भव्य म्यूज़ियम भी बनेगा, जिसमें मिलिट्री आर्टिफैक्ट्स होंगे। ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ केसेस बन चुके हैं, चाहे वो फाइटर जहाज हो, चाहे वो फौज के टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, क्योंकि मिलिट्री म्यूज़ियम में मिलिट्री हार्डवेयर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये होगा। इसके अलावा लिबांग में आप जानते हैं कि हमारा एक्स सर्विसमैन के लिए एक हेल्थ पॉलीक्लिनिक है। वो लिबांग मिलिट्री गैरिजन से भी काफ़ी आगे है मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ। तो वहाँ के रहने वाले एक्स सर्विसमैन के लिए तो इतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फैला हुआ है और बहुत दूर से आते हैं, तो लोगों को ये प्रॉब्लम होता था और हम चाहते हैं कि हमेशा फ्यूचर के लिए भी ये प्रॉब्लम हट जाए। तो वो जो पुराना म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स है वो हमारे ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए बहुत ही सूटेबल है और उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है और वो भी चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन को ये सुविधा मिल सके कि उनको कष्ट ना हो। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है कि उसे हमें हैंडओवर कर देंगे तो हम ECHS की सुविधा वहीं रोड साइड में उस कॉम्प्लेक्स में कर सकेंगे। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको मेजर जो डेवलपमेंट्स आने वाले सालों में करने के लिए जो प्रस्ताव दिए हैं, ये आप सबको मैं अवगत करा रहा हूँ।
हुआ है वंस अगेन स्पोर्ट्स को लेके। आप जानते हैं कि हमारे फौजी भाई लोग सब तो वायलिन सर्विस तो मार्क्समैन थे, बंदूकें चलाते, और कुछ तो देश का नाम रोशन कर रहे थे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और इंटरनेशनल फोरा में। उनमें से हमारे ऑनरी कैप्टन जीतू राय साहब भी हैं, सब जानते हैं, ओलंपियन हैं, एशियन वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं 10 मीटर्स एंड 20 मीटर्स में। तो और भी हमारे बहुत सारे सर्विसेज और नेशनल के शूटर्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम यहाँ पे शूटिंग रेंज खोलें, जिससे कि दार्जिलिंग जैसे जगह में इतने टैलेंटेड यूथ, इतने फिजिकली फिट यूथ, उनको एक मौका मिले कि कोई ऐसा कंपटीशन या ऐसा स्पोर्ट ज्वाइन कर सके, जिससे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जिस तरह के यहाँ पे बहुत आउटडोर नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये इंडोर है। हमारे पास ओलंपियंस हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, शूटर्स हैं, और वो सब सहयोग करना चाहते हैं कि हमारे इस एरिया के हिल्स के बच्चों को, यूथ को मौका मिले। और हो सकता है जीतू राय जैसे कितने ही यहाँ पे और हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला। तो इस प्रस्ताव को भी बहुत फेवरेबली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकार किया है। और पहले तो हमने सोचा कि वो पुराने गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स में ही करेंगे, लेकिन वहां पे दोनों का एक संगम होने से प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने खुद ही एक दूसरा जगह आइडेंटिफाई किया है और डिपार्टमेंटली इस बात को आगे भी बढ़ाया है। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रस्ताव भी स्वीकार होगा। और अगर ऐसा हो पाया तो क्योंकि जीतू राय साहब भी अपना एक शूटिंग रेंज बागडोगरा में खोलना चाहते हैं, तो इस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 2-3 इस तरह के शूटिंग रेंज अवेलेबल हो जाएंगे। और हम हमारे रिसोर्सेज के थ्रू से हम ट्राई करेंगे कि हम यूथ को स्काउट करें, अपॉर्चुनिटी दें, और फ्यूचर में दार्जिलिंग से ही चैंपियन शूटर्स हम दे सकें देश में। धन्यवाद। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।